मेरी स्लोडोवस्का का जन्म 1867 की सर्दियों में वारसा में हुआ था। उनका परिवार छोटे जमींदारों की उस श्रेणी का था जिसने पोलैंड के अधिकांश प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जन्म दिया था, कलाकार, लेखक, संगीतज्ञ और विद्वान। मैरी के पिता भौतिक विज्ञान एवं गणित के प्राध्यापक थे। उनकी मां ने एक लड़कियों का स्कूल चलाया था, लेकिन जब उनका परिवार इतना बड़ा हो गया कि दोगुना काम उसके नाजुक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक नुकसानदायक सिद्ध होने लगा, तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। क्योंकि पोलैंड के बच्चों को प्रायः उपनाम से ही पुकारा जाता है, इसलिए मैरी अपने बचपन में मान्या रही। उस जमाने में सदा से दुखी देश पोलैंड भारी दबावों के बीच था। रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच इसका विभाजन हो गया था। अधिकांश भाग रूस के पास था और कठोर निर्दयता से वह इसके पॉलिश लक्षणों को मिटा देना चाहता था। स्कूलों में पॉलिश भाषा पढ़ाना मना था। रूसी पोलैंड एक पुलिस राज्य था जिसमें नाजी जर्मनी जैसा कठोर नियंत्रण था। रूसी शासन की आलोचना करने का मतलब था साइबेरिया के लिए देश निकाला। पॉलिश देश प्रेम, पॉलिश झंडे, पॉलिश इतिहास, साहित्य और संगीत सबको कठोरता से दबा दिया गया था। एक गुप्त क्रांति की योजना अवश्य थी, लेकिन इसको बिल्कुल गोपनीय रखना पड़ता था। बच्ची होने के बावजूद मान्या बड़ी देशभक्त थी। राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान, रूस के प्रति सामूहिक घृणा और जार के दबाव का हर संभव विरोध करने के लिए वह अन्य लड़के और लड़कियों के साथ मिल गई। इसके साथ ही स्कूल को रूसी हमले से बचाने के लिए उसके स्कूल के शिक्षकों ने उसकी चतुराई का प्रयोग किया। उसने बड़ी अच्छी तरह रूसी भाषा बोलना सीख लिया। हालांकि सभी विद्यार्थियों को रूसी इतिहास पढ़ना होता था, लेकिन मान्या ने अपनी पक्की स्मरण शक्ति के कारण घटनाओं और शासकों को क्रमपूर्वक इतनी अच्छी तरह याद कर लिया कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती थी। इसलिए जब कभी भी रूसी अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए किसी निरीक्षक को भेजते, तो छोटी सी मान्या को हमेशा सबक सुनाने के लिए बुलाया जाता था। मान्या स्लोडोवस्का पूर्णतः सामान्य बच्ची थी। अपनी बहनों और भाइयों और स्कूल के साथियों से उसमें केवल बुद्धि का ही अंतर था। उसकी भावनाएं और आस्था गहरी थी और उसकी इच्छा शक्ति हट की तरह प्रबल थी। अपने परिवार के प्रति उसे बड़ी श्रद्धा थी और वह अपने भाई या बहन के लिए कोई भी त्याग कर सकती थी। जब वह परिवार से दूर रही तो उसे घर की याद ने बहुत सताया, तो भी उसमें कोई विकृति नहीं थी। वह बहुत कम नाराज होती थी और उसका ध्यान और रुचि अपने आप पर केंद्रित नहीं थे। उसे अपनी होशियारी और बुद्धिमत्ता के कारण जो भारी महत्व मिला, उसके बावजूद उसमें कोई अहंकार या दिखावा नहीं आया। उसमें बड़ा उल्लास था और उसने उस मनोरंजन के हर क्षण का आनंद लिया जो उसे उस मजबूरी और गरीबी के जीवन में मिल सका। वह सदा ही कठोर और अथक परिश्रम करती थी। उसने गणित का गहरा अध्ययन किया। प्रकृति के नियम उसे उतने ही अच्छे लगते जितने उसकी सुंदरता के विभिन्न भाव। भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान से संबंधित हर चीज उसे अच्छी लगती। घर की बैठक में रखे एक कांच के बक्से में उसके पिता की प्रयोगशाला के कुछ यंत्र रखे थे, तुला, इलेक्ट्रोस्कोप, टेस्ट ट्यूबें और कुछ खनिजों के नमूने। इसके सामने वह बड़ी देर तक खोई सी खड़ी रहती थी। जब तक उसके मस्तिष्क के चित्र जीवित से नहीं होते थे, इनकी याद उसके लिए सदा ही संदर्भ की तरह काम करती रही। इस कम साधनों वाले परिवार को नित्य प्रति के निरंतर कार्य से फुर्सत नहीं मिलती थी। अपनी मां की बिगड़ती हुई हालात को देखकर मान्या को बड़ी व्यथा होती थी। श्रीमती स्लोडोवस्का अपने परिवार से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन वह उनको पुचकार नहीं कर सकती थी। वह अलग खाना खाती और उसके लिए खाना अलग बर्तनों में दिया जाता था, जिन्हें और लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसे टीबी हो गई थी जो लाइलाज थी। उसे अपनी दशा का पूरा ज्ञान था और बड़ा भय था कि कहीं उसके बच्चों को भी इसकी छूत न लग जाए। उसकी मृत्यु से मान्या को गहरा घाव लगा, जिसे ठीक होने में सालों लगे।
मान्या ने 15 साल की अवस्था में स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर ली। इसके बाद स्वच्छंदता का थोड़ा सा अरसा आया। ऐसा लगता है मानो देव ने उस स्त्री के लिए, जिसे जीवन में फिर विश्राम नहीं मिलना था, थोड़ा सा मुआवजा दे दिया था। उसके पिता ने उसके लिए गांव के संबंधियों के पास 1 साल तक छुट्टी में रहने की व्यवस्था कर दी थी। बदले में वह उनके बच्चों को पढ़ा देती थी या खाने का थोड़ा बहुत खर्च दे देती थी। लेकिन मुख्य बात यह है कि वह पूर्णतः चिंता मुक्त थी। जैसा उसकी जीवनी के लेखक ने लिखा है, केशौर्य के रहस्यपूर्ण परिवर्तन के दौरान जब उसका शरीर उठ रहा था और उसका मुख सुंदर होता जा रहा था, मान्या अचानक बड़ी सुस्त हो गई। स्कूल की किताबों को त्याग कर उसने जीवन में पहली और आखिरी बार खाली रहने का आनंद लिया। वह बड़ी अच्छी घुड़सवार बन गई। अपनी उम्र के लड़के और लड़कियों के साथ उसने हर तरह के खेल खेले। सर्दियों में वह स्केटिंग और कॉस्टिंग करती, बर्फ गाड़ियों से लंबी लंबी यात्राएं करती और रात रात भर नाचती। उसका एक बड़ा प्रिय शौक था कुलिग, पोलैंड का एक प्रकार का ग्रामीण सामूहिक नृत्य और तमाशा। कुलिग त्योहारों के रंग में एक सर चकराने वाली रहस्यपूर्ण यात्रा। मान्या स्लोडोवस्का और उनकी 3 चचेरी बहनों को मुंह ढके हुए क्रैको ग्रामीण लड़कियों की तरह कपड़े पहनाकर चादरों के नीचे छुपाए हुए 2 बर्फ गाड़ियां शाम को बर्फ के ऊपर चल पड़ी। विचित्र ग्रामीण कपड़े पहने नवयुवक टॉर्च घुमाते हुए घोड़ों पर उनके साथ साथ चले। फर के पेड़ों में से अन्य टॉर्चों की रोशनी चमकी और ठंडी रात लय से परिपूर्ण हो गई। संगीतज्ञों की बर्फ गाड़ी आ गई, जिसमें 4 पागल और आकर्षक प्राणी थे, जो अगली 2 रातों और दिनों में अपने साजों से साज क्राकोवियाक और मजूरका की नशीली ताने निकालेंगे। संगीत से आकर्षित होकर आसपास के सब गांवों से बर्फ गाड़ियां आकर गाने बजाने वालों के चारों ओर इकट्ठी हो जाती और फिर सब निकटतम मकान पर आ जाते। यहाँ युवक युवतियां नाचते और खाते पीते और अगले पड़ाव के लिए चल पड़ते, और एक दिन और एक रात बाद वे अंतिम और सबसे बड़े मकान पर आ जाते और फिर देर तक संगीत और सामूहिक नृत्य होता। यह ऐसा अनुभव था जिसे भुलाया नहीं जा सकता था, और अपने उस वर्ष की समस्त आनंदपूर्ण स्मृतियों की तरह यह भी मैरी को जीवन भर याद रहा, क्योंकि उसकी कठिनतम परीक्षाओं के क्षणों में यह स्मृति उसे सांत्वना देती रही। इसलिए उसके कार्य की किसी भी कहानी का इससे अभिन्न अंग होना चाहिए। जब मस्ती का साल खत्म हो गया तो यह लड़की, जो अपनी आयु से अधिक विकसित थी और काफी सुंदर थी, बड़े जोश के साथ उस काम पर लग गई जो उसके जीवन का मुख्य अंग बना। वारसा में जोशीले विद्यार्थियों का बड़ा दल था। ऐसे छात्र और छात्राएं जो अपनी पढ़ाई के लिए कोई भी त्याग कर सकते थे, उन लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसमें वह रूसी नियंत्रण की शिक्षा पद्धति से भिन्न स्वतंत्रता से पढ़ सकते थे। इस संस्था को वे चलती फिरती पाठशाला कहते थे। वे लोग एक दूसरे के घरों पर मिला करते थे और वैज्ञानिक परीक्षण कार्य के लिए इन्हें एक प्रयोगशाला भी मिल गई, जिससे मैरी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस दल के विद्यार्थी भिन्न भिन्न व्यवसायों के ध्येय से पढ़ रहे थे। मान्या के भाई जोजेफ और उसकी बहन ब्रोन्या की तरह कुछ को डॉक्टर बनना था, अधिकांश को अध्यापक और प्राध्यापक बनना था, लेकिन उन सबको पराधीन पोलैंड से बाहर जाना था, जहां वे अपने विचार स्वतंत्रता से व्यक्त कर सके। ब्रोन्या और मैरी के लिए ध्येय और आशा पेरिस था। सोरबोने में या विश्वविद्यालय के एक बड़े वैज्ञानिक स्कूल में पढ़ सके, यही इन लड़कियों की कल्पना की सबसे बड़ी चाहत थी। लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत रुपया पास था, उससे फ्रांस तक की यात्रा भी कैसे कर सकते थे? वहां जाकर रहन सहन के खर्चे की तो बात ही क्या। निरंतर ये बहनें इस बारे में बातें करती, अंदाजे लगाती और योजनाएं बनाती। उन्होंने रुपया बचाया और जो कोई भी छोटा मोटा काम मिला उसे किया, ताकि वे कुछ धन इकट्ठा कर सके जिसे वे मिलकर इस्तेमाल कर सके। साथ ही दोनों अपने विधुर पिता को, जिसके लिए वे घर की व्यवस्था संभाले हुए थी,
छोड़कर जाने से हिचकती थी। मैरी स्लोडोवस्का ने जोर दिया कि पहले ब्रोनिया औषध विज्ञान का अध्ययन करने के लिए पेरिस जाए, जबकि वह अपने पिता के साथ मिलकर जो कुछ थोड़ा बहुत रुपया भेजा जा सकता भेजने में सहायता करेगी। मैरी इतनी हठी थी कि आखिर उसने अपनी बहन को मना ही लिया। ब्रोनिया गई। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में उसने अच्छा रिकॉर्ड कायम किया और कुछ समय बाद वहां मेडिकल के एक पॉलिश विद्यार्थी से शादी कर ली। इस प्रकार अंत में वह मैरी की सहायता का कुछ बदला चुका सकी। इस बीच मैरी को अपनी आजीविका कमाने का मार्ग ढूंढना पड़ा। वारसा से दूर एक गवर्नेंस के पद के लिए उसे प्रस्ताव मिला। इसको स्वीकार करने में उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती और उस अपने पिता को छोड़ने की अनिच्छा को दबाना पड़ता। लेकिन इस बार उसके पिता ने जोर दिया और मैरी को भी शीघ्र यह स्पष्ट हो गया कि यदि ब्रोनिया को अपने वायदे के अनुसार पेरिस में रखना था तो इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। मध्यम वर्ग के जिस परिवार में वह गई उसने मैरी को पसंद किया और उसकी प्रशंसा की, परंतु वे बड़ा परिश्रम कराते थे। बिगड़े हुए और शैतान बच्चों को पढ़ाने के अतिरिक्त उसे बूढ़ों के साथ शतरंज खेलनी पड़ती और परिवार के अनगिनत सामाजिक कार्यों में भाग लेना पड़ता। इन सब के कारण वह अपने अध्ययन, जिसकी उसकी गहरी इच्छा थी, नहीं कर पाती थी। अपनी पढ़ाई और गणित के प्रश्न उसे रात में देर तक करने पड़ते थे, जब सब लोग बिस्तरों में चले जाते थे। लेकिन इतना था कि मैरी स्लोडोवस्का क्यूरी के जीवन में नींद की सबसे कम आवश्यकता थी। एक अच्छी बात हुई, जो हालांकि उसके लिए दुखांतक रही। परिवार का बड़ा लड़का, जो सुंदर और प्रसन्न युवक था, उसकी ओर आकर्षित हो गया और जीवन में पहली बार मैरी ने प्रेम किया। उसने मैरी से शादी करने के लिए कहा और मैरी ने समझा कि उसकी शादी निश्चित हो गई। लेकिन जब परिवार को बताया गया तो इतना हंगामा हुआ कि दोनों को अपनी आशा छोड़नी पड़ी। अमेरिकनों के लिए यूरोपीय मध्यम वर्ग में शादी के प्रति विचार समझने कठिन है। विशेषतः 19वीं सदी में अंतिम 10 वर्षों के विचार इस संपन्न पॉलिश परिवार के लिए, जो काम करके धन कमाना नीचापन समझते थे, अपने सुंदर लड़के का, जो शायद किसी रईस घर की लड़की से शादी करता, एक निर्धन गवर्नेंस से शादी करना कल्पना से परे था। और अपने बालिग लड़कों पर भी माँ बाप का इतना अधिकार था कि उस युवक के लिए अपना प्रेम भूल जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। छोटी मान्या के लिए इस पहली जागृति में यह गहरा धक्का सहना मुश्किल था, विशेषतः उसकी, क्योंकि सच्चाई की भावना अभी तक संकुचित सामाजिक रीतियों से ऊपर थी। लेकिन बाद में उसने अपने भाग्य को सराहा होगा, जिसने एक बार फिर बीच में आकर उसको अपने ध्येय की ओर अग्रसर किया। गवर्नेंस के इस 2 वर्ष के कार्य के बाद 2 परिवारों में ब्रोनिया ने उसे पेरिस में अपने और अपने पति के साथ रहने के लिए निमंत्रित किया। एक बार तो उसने मना कर दिया कि उन पर बहुत अधिक भार हो जाएगा, लेकिन अंत में यात्रा और पढ़ाई के खर्चे के लायक काफ़ी रुपया इकट्ठा करके, जिसमें थोड़ा उसके पिता का भी योग था, रेल की 4थी श्रेणी की लकड़ी की सख्त सीटों पर सवारी करती हुई वह जर्मनी के पार स्वतंत्र फ्रांस में पहुंच गई। फिर पेरिस में उसके जीवन के सबसे कठिन और साथ ही महत्वपूर्ण वर्ष आरंभ हो गए। पेरिस में घोड़े वाली बस के ऊपर पहली बार सवारी करने में इस 24 वर्ष से कम आयु की लड़की को जो प्रसन्नता हुई, उसे उसकी लड़की ईव क्यूरी ने उसकी जीवनी में बड़े आनंद से वर्णन किया है। जब रेल की यात्रा की थकान से परेशान सी मान्या डिब्बे से गेयरडू नोड के धुएं भरे प्लेटफॉर्म पर उतरी तो दास्ता का परिचित बंधक अचानक ढीला हो गया। उसके कंधे सीधे हो गए और उसके मन में शांति अनुभव हुई। पहली बार वह एक स्वतंत्र देश की हवा में सांस ले रही थी और अपने जोश में उसे हर चीज बड़ी आश्चर्यजनक लग रही थी। आश्चर्य था कि इधर उधर घूमते हुए लोग अपनी मनचाही भाषा बोल रहे हैं। आश्चर्य था कि पुस्तक विक्रेता संसार भर की पुस्तकें बिना किसी पाबंदी के बेच रहे थे। इन सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि सीधी सड़कें उसे मान्या स्लोडोवस्का को विश्वविद्यालय के खुले द्वारों की ओर ले जा रही थी, और विश्वविद्यालय भी वह जो सबसे प्रसिद्ध था। यह सब
परियों की कहानी जैसा था। मंद, बर्फीली, अव्यवस्थित सी बस यह जादुई सवारी थी जो गरीब और सुंदर राजकुमारी को अपने साधारण घर से सपनों के महलों तक ले गई। जब से वह वहां पहुंची, तभी से वह पूरे मनोयोग से काम में लग गई। अपनी बहन के मकान पर वह शीघ्र ही असंतुष्ट रहने लगी। वह दिन भर सोरे बौने में रहती, लेकिन शाम उसे अपनी बहन और प्रसन्न तथा मनोरंजन प्रेमी जीजा के पास बितानी पड़ती। इसके कारण उसका घर का पढ़ाई का काम नहीं हो पाता। वह मध्य रात्रि तक पढ़ना चाहती थी। वे दोनों संगीत सुनने जाना चाहते थे। यह दोनों डॉक्टर होने के कारण मकान में मरीजों से बात करते रहते। मैरी विघ्न सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने इन लोगों को, जिन्हें वह इतना प्रेम करती थी, छोड़ दिया और सौर बौने के निकट अपने लिए एक छोटा सा कमरा ले लिया।